पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्किल सब्जेक्ट कोड नंबर 817 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो लास्ट ईयर यानी 2020 के क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई में आए थे। टोटल क्वेश्चन आए थे 42, लेकिन 42 क्वेश्चंस को इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 42 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और आज मैं आपको ओनली 30 क्वेश्चन यानी जिसको मैंने नाम दिया सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सुपर 30 है वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और उनके आंसर्स बताए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपने देख ही लिया लास्ट वीडियो में और आज हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेक्टेड आंसर है जो आंसर हो सकते हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अपनी बुक से या जो क्लास में आपने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कुछ चेंज भी कर सकते हैं। करना क्या है आपने, अब आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन पेपर तो लास्ट वाले ईयर में आ गया था, अब हम इसकी प्रैक्टिस क्यों करें। क्योंकि होता क्या है कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सीख जाते हैं, आंसर्स लिखने भी तो आने चाहिए। पहले आंसर पता होंगे फिर हम उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर सेम आएगा, लेकिन टॉपिक सेम है और क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होकर आएंगे, बिल्कुल सेम नहीं होंगे। जैसे कि आपसे ये पूछा गया इस वाले पेपर में कि एक्सेल वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस बताइए, तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में खाली वर्कबुक पूछ लिया जाए या खाली वर्कशीट पूछ ली जाए, डिफाइन वर्कशीट, डिफाइन एक्सेल बुक। तो क्वेश्चन सेम नहीं होंगे लेकिन टॉपिक सेम है और थोड़ा थोड़ा चेंज होकर आएगा, पेपर सेम नहीं आए। इसीलिए कहा है कि लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स आपने सॉल्व करने टाइमर लगाकर टाइम नोट करना है कि आपको लास्ट ईयर का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है तो आप उसको कितनी देर में सॉल्व कर पाते हैं। पहले क्वेश्चन पता होंगे, फिर आपको उनके आंसर्स भी याद करने हैं, फिर उसको टाइमर लगाकर सॉल्व करना। तो 1 साल का अगर आपने पेपर सॉल्व करना 3 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर कर लिया तो आपके 33% आपकी प्रिपरेशन हो गई, 33 to 40%। तो यानी अब पास होने का डर तो नहीं रहा, आप इजीली पास हो सकते हैं अगर 1 साल का पेपर आप रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और अगर 2 साल का कर लेते हैं तो 33 + 33 यानी 66% मार्क्स आपके आने ही चाहिए, आपकी प्रिपरेशन हो गई। और 3 साल का कर लेते हैं तो इजी है कि आपकी 99.9% प्रिपरेशन हो गई, तो यानी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यही तरीका है, यही टिप्स है जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जी कुछ टिप्स बता दो, पेपर में मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखने हैं। एक पेपर आपको मैंने दे दिया, को प्री बोर्ड का पेपर होगा उसको आप कर सकते हैं, जो क्लास में आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे उनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कुछ आपकी सेल्फ स्टडी होगी यानी आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे और आपकी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और एक बात और कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, यानी क्लास की स्टडी के अलावा आप ऑनलाइन नॉलेज लेने की जो आपके अंदर जिज्ञासा है वो है, तो आप इसका मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। और एग्जाम होने के बाद जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो एक बार मेरा वीडियो खोलकर आप उसमें कमेंट जरूर करना कि सर आपके टिप्स काम आ गए। तो आज का वीडियो जो मेन टॉपिक है कि वो जो क्वेश्चंस हैं सुपर 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्यूशन है लास्ट ईयर के पेपर का। और बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे, क्योंकि 42 क्वेश्चंस हैं टोटल एग्जाम में जो आएंगे और 30 हमने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने हैं, बाकी के जो 12 बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
और अगर हम 42 क्वेश्चंस इसी वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं और एक एक मिनट भी हर क्वेश्चन को दिया जाए तो 42 मिनट्स हो जाते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो मेन टॉपिक जो है शुरू करते हैं, देखो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। स्क्रीन पर देखो, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 817 की आंसर की है, जो पेपर लास्ट ईयर आया था, यानी 2020 में नए पैटर्न से क्वेश्चन पेपर आया था और उसके आंसर्स हैं। और ये आंसर्स, आधे आंसर्स इस वीडियो में है और आधे नेक्स्ट वाले में। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, 1 मार्क का। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया, ए रिसीवर इज द पर्सन हु ए मैसेज। रिसीवर कौन होता है, जो मैसेज को क्या करता है। इसमें 4 ऑप्शन थे, एनकोड्स, डीकोड्स, राइट्स, रिकॉर्ड्स। एनकोड्स भी नहीं करता, राइट्स भी नहीं करता और रिकॉर्ड भी नहीं करता, यानी तो इसका आंसर है डी कोड्स। राइट आंसर है डी कोड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शाइनेस इज अ मेंटल इलनेस। शाइनेस किस तरह की इलनेस है। इसके भी 4 ऑप्शंस दिए थे सीबीएसई ने। पहला था मेंटल, दूसरा फिजिकल, तीसरा सीजनल और चौथा टर्मिनल। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। टर्मिनल का मतलब होता है अंतिम, सीजनल का मतलब होता है मौसमी और फिजिकल होता है शारीरिक। तो जो ए वाला आंसर है मेंटल, यानी मानसिक। शाइनेस जो है ये मानसिक इलनेस है, मेंटल इलनेस है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैनर्स इन्वॉल्व जनरल फिल इन द ब्लैंक्स गाइडलाइंस। मैनर्स में क्या होता है और गाइडलाइंस जो पूछी है, तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है बिहेवियरल, यानी व्यवहार संबंधी, दूसरा है फाइटिंग, झगड़ा, और तीसरा है क्रिएटिंग, सृजन करना या कुछ बनाना, और चौथा है डिप्लोमेटिक। तो मैनर्स में क्या इन्वॉल्व होता है जनरल, तो आंसर आएगा बिहेवियरल, यानी ये मैनर्स जो होते हैं स्वभाव संबंधी या व्यवहार संबंधी होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म बिट स्टैंड्स फॉर ब्लैंक डिजिट। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था। द टर्म बिट, बिट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, किसके लिए होती है, फॉर बाइनरी डिजिट। तो इसका आंसर आपने अपने आप से देखकर सोचकर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शुरू में ब्लैंक था। स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए कौन सा स्किल जरूरी होता है। फिर इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला था शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग, दूसरा काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग, नंबर सी सिंगिंग एंड डांसिंग, और डी में था गाइडिंग एंड टीचिंग। तो इसमें जो गाइडिंग एंड टीचिंग यानी मार्गदर्शक और शिक्षण वाला तो नहीं हो सकता कि स्टेनोग्राफर के लिए जो है स्किल्स कौन सा जरूरी है। गाइडिंग टीचिंग नहीं, काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग यानी गणना करना, हिसाब करना भी नहीं होता, और सिंगिंग एंड डांसिंग गायन और नृत्य से संबंधित भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग का स्किल होगा, तभी वो स्टेनोग्राफर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस इज एन एक्टिविटी। बिजनेस किस तरह की एक्टिविटीज़ है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए थे सीबीएसई ने। नंबर 1 रिलीजियस यानी धार्मिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल सामाजिक, और 4th ऑप्शन इकोनॉमिक यानी आर्थिक। तो बिजनेस किससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैसी है, तो इसमें हम जो आंसर लिखेंगे वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 मार्क्स का है ये, और टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और 3 करने हैं। मैंने सभी के आंसर्स दिए हैं इसमें। तो इसमें पूछा गया था क्रॉनिक स्ट्रेस इज द स्ट्रेस दैट वियर्स एट पीपल डे आफ्टर डे, एक्सप्लेन। यानी जो चिर तनाव होता है ये व्यक्ति को डैमेज कर देता है, क्षीण कर देता है डे आफ्टर डे, दिन पर दिन। उसको एक्सप्लेन करना था
कि ये क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होती है। तो देखते हैं आंसर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वन इज एक्यूट स्ट्रेस एंड द अदर इज क्रॉनिक स्ट्रेस। दो तरह की स्ट्रेस होती है, एक एक्यूट और दूसरी क्रॉनिक। एक्यूट स्ट्रेस इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। जो एक्यूट स्ट्रेस होती है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। क्रॉनिक स्ट्रेस इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। क्रॉनिक वाली जो स्ट्रेस होती है तनाव, ये काफ़ी समय तक रहता है। एक्यूट स्ट्रेस वुड बी एनी स्ट्रेस यू सफ़र फ्रॉम ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक ट्रैफिक जैम। आप ट्रैफिक में जैम में फंस गए हैं तो थोड़ी देर के लिए तनाव होता है। एन आर्गूमेंट विद योर स्पाउस, या कहीं आर्गूमेंट है तो उसके भी तनाव रहता है थोड़े समय के लिए। एन अनकाइंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम योर बॉस, बॉस ने कुछ आपकी आलोचना कर दी, आपके मन में टेंशन रहेगी थोड़े समय के लिए। क्रॉनिक स्ट्रेस वुड बी एनी स्ट्रेस यू सफ़र ऑफ डेथ ऑफ ए लव्स वन। किसी की डेथ हो जाती है, कोई आपका प्रिय है, तो उसका आपके क्रॉनिक स्ट्रेस यानी चिर तनाव रहता है। डिवोर्स, लॉस ऑफ जॉब, मूविंग अ न्यू हाउस, किसी नए घर में जा रहे हैं, टेंशन है। क्रॉनिक इलनेस और इंजरी, इंक्रीज इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एट्सेट्रा। तो ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस होती है ये जो है हमारे को लंबे समय तक रहती है और शरीर को, व्यक्ति को क्षीण कर देती है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के 4 लाभ बताने हैं। तो एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला जो इसका एडवांटेज है वो लेस एक्सपेंसिव एंड सेव्स मनी। जो ओरल मौखिक कम्युनिकेशन होता है ये ज़्यादा खर्चीला नहीं होता और इसमें मनी की बचत होती है। दूसरा है सेव्स टाइम। मौखिक कम्युनिकेशन आमने सामने हो सकता है या किसी यंत्र द्वारा भी हो सकता है, तो इससे टाइम की बचत होती है। तीसरा जो है इमीडिएट फीडबैक, इसमें सामने वाले की प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है। इन ओरल कम्युनिकेशन इमीडिएट फीडबैक और रेस्पॉन्स इज ऑब्टेन्ड। देखते हैं 4th एडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन, पर्सनल कॉन्टैक्ट। आपस में कॉन्टैक्ट पर्सनल हो जाता है। ओरल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावी होता है। एंड इट डेवलप्स पर्सनल कॉन्टैक्ट। लेटर भेजने के या किसी और तरीके से कांटेक्ट करने, कम्युनिकेशन करने से अच्छा है कि पर्सनल कांटेक्ट भी हो जाता है और ये ज़्यादा बेटर तरीका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आप अपनी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन 9 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन 9 था, हाउ कैन यू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आप आत्मविश्वास कैसे बनाएंगे फॉर अ प्रेजेंटेशन। आप किसी प्रस्तुतिकरण में या कहीं उपस्थित हो रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बना रहेगा। तो आंसर देखते हैं क्या है। नंबर 1 प्रैक्टिस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसी होगी, एक तो रीडिंग और लर्निंग, सीखना पड़ेगा। एसर्ट योर सेल्फ मीन्स बी एसर्टिव नॉट एग्रेसिव। जब भी आप जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो एसर्टिव रहें, एग्रेसिव ना हो। मेक कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस। आप जहाँ जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो सामने ऑडियंस के भी टच में रहें, उनसे बीच बीच में कॉन्टैक्ट बनाए रखें। इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। यूज़ योर वॉइस। वॉइस का यूज़ करना कैसे, योर वॉइस इज ए पावरफुल टूल। वॉइस से ही हम एक दूसरे से टच में बने रह सकते हैं। यू कैन यूज़ इट बाय वेरिंग द, उसमें वेरिंग क्या करना है, आपकी वॉइस में क्या वेरिंग होनी चाहिए। एक तो जो है उसमें वॉल्यूम आप अप डाउन कर सकते हैं। पेस एंड पिच का ध्यान रखेंगे तो अपनी वॉइस से भी सामने वाले का अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथ। स्टेडिली एंड डीपली। ब्रीथ कैसे लेनी है आपने, डीपली और स्टेडिली। ड्रिंक, टू हैव सम लिक्विड टू हैंड टू क्वेंच योर थ्रस्ट इफ़ यू आर स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप प्रेजेंटेशन करने हैं और आपको ज़्यादा लंबे समय तक प्रेजेंटेशन देनी है तो बीच बीच में आप अपनी प्यास बुझाने के लिए ड्रिंक ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्लो डाउन। स्लो डाउन मीन्स
नॉट टू स्पीक क्विकली, ज़्यादा तेज तेज नहीं बोलना है और सामने वाले को समझ में आए इस तरह से बोलना जाना है। व्हेन टू स्टार्ट स्पीकिंग, अब बोलना कब है। वेट व्हेन अदर पर्सन फिनिश स्पीकिंग, और आप काफ़ी लोग हैं और आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे तभी आपने बोलना है। कई बार देखा होता है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो बीच बीच में नहीं बोलना है, आप अपनी जो है प्रेजेंटेशन अच्छी प्रस्तुति दे सकते हैं। एलिमिनेट फिलर वर्ड्स, ये क्या चीज़ होती है। अवॉइड वर्ड्स एज उह लाइक, बीच बीच में कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। एंड फाइनली ए नोट अबाउट ह्यूमर, ह्यूमर के बारे में क्या कहा गया है। ओनली यूज ह्यूमर इफ़ यू नो इट विल वर्क, अगर आप बीच बीच में कोई ऐसे बात कह रहे हैं जो ह्यूमर वाली है तो ये तब कहनी है अगर वो उसका इम्प्रेशन सामने वाले पर पड़ेगा, तभी आपको ये बात कहनी है। तो इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बनाएंगे और अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी दे पाएंगे। तो नेक्स्ट है इंटरनेट। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इंटरनेट। इजी क्वेश्चन था। इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर्स को आपस में वर्ल्ड वाइड जोड़ता है। एंड प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और काफ़ी सारी विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है। एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, और कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। इंटर मीन्स इंटरनेशनल एंड नेट मीन्स नेटवर्क, तो दो शब्दों से मिलकर बना है इंटर प्लस नेट, टोटल पूरा नाम है इंटरनेट। यानी इसको अंतरजाल भी हिंदी में बोल देते हैं, अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर तंत्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पर देखें, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट मे बी द प्रॉब्लम्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उद्यमिता के सामने। तो देयर आर 6 कॉमन प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कैश फ्लो की मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रॉब्लम्स आती हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कैपिटल की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेन देन रुपया पैसा। और क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ डाउट, अपने आप में भी कुछ कई बार डाउट्स हो जाता है या किसी ने आलोचना कर दी तो उद्यमी निराश हो जाते हैं। फाइंडिंग कस्टमर्स नहीं मिल रहे, ये तो प्रॉब्लम आती है। बिल्डिंग अ सक्सेसफुल टीम, अपनी एक टीम, अच्छी टीम नहीं बना पा रहे तो उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाती हैं। अब देखते हैं सेक्शन बी, मेन स्किल जो है 50 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। देयर आर ब्लैंक स्टाइल्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे और आपने अपने आप ही ब्लैंक फिल करना है। 3 स्टाइल्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर 3 प्रकार के होते हैं, उसके स्टाइल्स होते हैं और स्टाइल्स आपको पता ही होंगे, इंडेंटेड, ब्लॉक और ये सारे जो स्टाइल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, NP साइन इज यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर। NP साइन जो है मैन्युस्क्रिप्ट में आता है, ये किस लिए आता है। तो इसका आंसर है न्यू पैराग्राफ के लिए हम NP शॉर्ट में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए ब्लैंक इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा। तो वर्कशीट डाटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चार्ट। आंसर है चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये भी ब्लैंक वाला है। ई बिजनेस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द। ई बिजनेस जो है कैसे होता है, कंडक्ट कहाँ पर किया जाता है, इंटरनेट। आंसर है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओरल प्रेजेंटेशन हैव द ब्लैंक है बेसिक पर्पसेस। ओरल जो प्रेजेंटेशन होती है, मौखिक जो है, उसमें क्या कितने पर्पस होते हैं, 3 पर्पस। पहला है टू इन्फॉर्म, दूसरा टू परसुएड एंड टू एंटरटेन। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ब्लैंक है क्वेश्चन, बीच में ब्लैंक है। स्कैटर चार्ट इज आल्सो नोन एज। स्कैटर चार्ट का दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरा नाम है XY चार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पूछा है, विच मेन्यू
provides a command to change the layout of your slide. स्लाइड का लेआउट बदलना है तो कौन सा मेन्यू उसमें काम आता है? तो आंसर रहेगा होम मेन्यू प्रोवाइड्स अ कमांड टू चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड। स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो आपको होम मेन्यू से कमांड मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नेम द वर्ड टू बी यूज्ड इन टाइपराइटिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। वो कौन से वर्ड हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में यूज होते हैं? इन अ डीओ लेटर। डीओ लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखा जाता है? तो आंसर रहेगा योर सिंसियरली वर्ड्स आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन अ डीओ लेटर। ये डीओ लेटर की एक स्पेशलिटी है कि इसमें योर सिंसियरिटी ही लिखा जाता है, और बाकी लेटर्स में हम योर्स फेथफुली, फेथफुली योर्स कुछ भी लिख देते हैं। तो ये आपने इसका आंसर देना योर सिंसियरली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन, ये भी ब्लैंक वाला है। शुरू में इसमें ब्लैंक है। कमांड हेल्प्स इन सब्स्टिट्यूटिंग द सर्च्ड टेक्स्ट विद सम अदर टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट आपने चेंज करना है, पहले उसको सर्च करेंगे फिर उसको चेंज करेंगे, वो कौन सी कमांड है पूछा गया है। तो रिप्लेस कमांड होती है, शॉर्ट में Ctrl+H से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस कमांड आपने इसमें आंसर देना है, Ctrl+H भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 21। इसमें पूछा है डिफाइन मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट की डेफिनेशन देनी है। अ हैंड रिटन ड्राफ्ट बाय द ऑथर और ऑफिसर इज कॉल्ड अ मैन्युस्क्रिप्ट। हाथ से लिखा गया जो ड्राफ्ट होता है वो चाहे ऑथर ने लिखा है, राइटर ने, या अधिकारी ने, ऑफिसर, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। हाथ से लिखा गया होता है और आजकल ये टाइप किया भी हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ करेक्शंस होती हैं तो उसको भी हम मैन्युस्क्रिप्ट ही कहते हैं। देखते हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी सेव्ड बाय प्रेसिंग, फिर ब्लैंक है। ब्लैंक में क्या लिखना है कि एक न्यू प्रेजेंटेशन कैसे सेव की जाती है, कौन सी कीज होती हैं जो प्रेस करने से वो सेव हो जाती है? तो इसका आंसर रहेगा Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फुल फॉर्म पूछी है। द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP का पूरा नाम बताना है। SMTP ये आपका जो है मेलिंग से रिलेटेड है, तो इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आप इसमें लिख देंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन 24 में ये पूछा है गिव द नेम्स ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। 4 प्रकार के बिजनेस लेटर बताने हैं। तो पहला है एनक्वायरी लेटर, दूसरा है ऑर्डर लेटर, तीसरा है कंप्लेंट लेटर, कोटेशन लेटर, एडजस्टमेंट लेटर। बहुत सारे लेटर हैं, आपने सिर्फ 4 के ही नाम लिखने हैं और एक्सप्लेन नहीं करने, सिर्फ नाम ही पूछे हैं, टाइप्स पूछे हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या पूछा है? व्हाट डू द फॉलोइंग मैन्युस्क्रिप्ट साइन इंडिकेट। मैन्युस्क्रिप्ट के जो कुछ साइन दिए थे वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? पहला वाला साइन था TRS लिखा था। TRS का मतलब है ट्रांसपोज। दूसरा साइन जो बना हुआ था उसमें आपने पेपर में देखा होगा, उसका मतलब है एडिशन। तीसरा वाला साइन 2 लाइन्स डाउनवर्ड थी, उसका मतलब है न्यू पैराग्राफ। और जो 4th साइन था CTR था। CTR मतलब फुल फॉर्म होती है सेंटर। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। एक्सेल वाला क्वेश्चन है। वर्कशीट और वर्कबुक क्या होती है? इजी क्वेश्चन था। एन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्कबुक विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्कशीट। एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, जिसके अंदर
काफ़ी सारी शीट्स होती हैं, मल्टीपल वर्कशीट। जैसे हमने नॉर्मल बुक में देखा है, बुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, मल्टीपल शीट्स होती हैं, तो वो एक एक होगी तो शीट हो गया, और पूरा हो गया तो उसको हम बुक बोलते हैं। और क्या होता है इसमें, एंड चार्ट्स भी होते हैं। इन लेटेस्ट विंडो देयर आर 104875 रोज एंड 16384 कॉलम्स इन वर्कशीट। एक वर्कशीट में कितनी रोज होती हैं, कितने कॉलम होते हैं, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वर्कशीट और वर्कबुक क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है। ड्रॉप कैप ये उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसमें यूज होता है। ए लार्ज इनिशियल लेटर, पहला लेटर जो बड़ा हम दिखाते हैं, दैट ड्रॉप्स बिलो द फर्स्ट लाइन, पहली वाली लाइन में जो बड़ा लेटर दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर्स में, या आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में, मीडिया में, तो ये यूज होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ यूजुअली यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेक्शन और चैप्टर ऑफ ए बुक। ये होता है डेकोरेशन करने के लिए, या कोई स्टाइल वगैरह के लिए होता है, या कहीं अटेंशन, रीडर का अटेंशन देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में पूछा था व्हाट आर द स्टैंडर्ड लेआउट अवेलेबल इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के लेआउट, जो स्टैंडर्ड लेआउट हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन था। तो द टाइटल स्लाइड लेआउट is the default layout when you open a blank presentation in PowerPoint। जब भी आप PowerPoint खोलते हैं तो इसमें कुछ लेआउट, डिफ़ॉल्ट लेआउट होते हैं, जिसमें है टाइटल एंड कंटेंट, दूसरा है सेक्शन हेडर, टू कंटेंट्स, कंपैरिजन, ये लेआउट हैं स्लाइड बनाने के लिए। टाइटल ओनली, इस तरह का भी लेआउट ले सकते हैं। ब्लैंक है, ब्लैंक लेआउट भी लिया जा सकता है। कंटेंट विद कैप्शन, आप जैसी स्लाइड बनाना चाहते हैं उस तरह का लेआउट ले सकते हैं। पिक्चर विद कैप्शन आर द स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ पावर पॉइंट। ये स्टैंडर्ड लेआउट रेडीमेड होते हैं, आपने कोई भी चूज करना है उसमें से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। सर्च इंजन का आपको पता ही होगा, पॉपुलर सर्च इंजन बताने हैं। पहला हम गूगल लिख देंगे, दूसरा बिंग, तीसरा याहू, ask.com और AOL.com। आप इसमें फेसबुक भी लिख सकते हैं, अमेजन, आजकल अलग अलग तरह के सर्च इंजन लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो 30 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ईमेल। ईमेल क्या होती है, इजी क्वेश्चन है। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ सर्विस और मेथड ऑफ मॉडर्न डाक। आजकल ये जो मॉडर्न डाक है यही ज़्यादा चलती है। विद विच वी एक्सचेंज लेटर्स, हम अपने पत्र एक्सचेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं विद अदर्स ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम जो डाक भेजते हैं वो ईमेल कहलाती है। तो ये था आपका आंसर्स TCA, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो पेपर आया था, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आंसर्स कैसे लिखने हैं। और ये एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं जो आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। आप इसके अलावा जो अपनी बुक में से भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कुछ और नॉलेज भी ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उसको सब्सक्राइब करेंगे, और वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाकी के आंसर नेक्स्ट वीडियो में है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।